अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद नाजिश। आई एम ट्यूटर नाजिश अली। कैसे हैं आप सब? आज का हमारा टॉपिक है कल्चरल कन्फ्लिक्ट इन थिंग्स फॉल अपार्ट। कन्फ्लिक्ट कहते हैं किसी बात पे झगड़े को, क्लैश को। तो इस नावल जो ये थिंग्स फॉल अपार्ट नावल है, इसमें बहुत से कन्फ्लिक्ट्स पाए जाते हैं कल्चर के हवाले से। तो उसको हम इस क्वेश्चन में जो है रीड करेंगे। आपको इस क्वेश्चन की काफ़ी स्टेटमेंट्स अगर यानी आ जाती है ना, तो वो इस क्वेश्चन में आप कवर कर सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है ना, व्हाट इज़ द ओवरऑल मीनिंग ऑफ द थीम, व्हाट पॉइंट्स is the author trying to make about mankind society etc in the things fall apart। तो उसमें भी आप इसी का आंसर लिखेंगे, कल्चर कन्फ्लिक्ट वाला आंसर लिखेंगे। ब्रिंग आउट द कम्यूनल एस्पेक्ट्स एंड द फैमिली रिलेशनशिप इन थिंग्स फॉल अपार्ट, उसमें भी आपका कल्चर कन्फ्लिक्ट ही आएगा। डू यू थिंक दैट थिंग्स फॉल अपार्ट इज़ अ ट्रेजिडी ऑफ अ सिंपल इंडिविजुअल और द होल कम्युनिटी, कि आपको क्या लगता है कि ये जो थिंग्स फॉल अपार्ट है एक सिंगल पर्सन की ट्रेजिडी है या फिर पूरी कम्युनिटी की। तो उसमें भी आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। द वाइट मैन इज़ वेरी क्लेवर, ही हैज़ पुट अ नाइफ ऑन द थिंग्स दैट हैड अस टुगेदर एंड वी हैव फॉलन अपार्ट। ये उसकी कोटेशन है ओब्रेका की, जो कि ओकानको का दोस्त होता है। तो वो आपको ये इस तरह से कोई कोटेशन दे सकते हैं कि इसको जो है ना आपने एक्सप्लेन करना है। तो फिर आप इस स्टेटमेंट को जो है ना इसकी एक्सप्लेनेशन में यही वाला क्वेश्चन लिख सकते हैं। डिस्कस दिस स्टेटमेंट ऑफ ओब्रेका इन थिंग्स फॉल अपार्ट बाय चिनुआ अकीबी। इसके बाद नेक्स्ट है डिस्क्राइब द ट्रेजिक कंसिक्वेंसेज ऑफ द इंकर्जन ऑफ द वाइट मैन एंड हिज कल्चर इनटू अफ्रीकन ट्रेडिशनल सोसाइटी, के किस तरह से वाइट मैन ने आके जो था ना अफ्रीकन ट्रेडिशनल सोसाइटी पे अपना कब्जा कर लिया था। तो उसमें भी आप इसी आंसर को लिख सकते हैं। इसके बाद डिस्कस द वेरियस कन्फ्लिक्ट्स एक्सपाउंडेड बाय द अकीबी इन थिंग्स फॉल अपार्ट, तो इसमें भी कल्चर कन्फ्लिक्ट वाला आंसर ही आएगा। इसके बाद डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ कल्चर कन्फ्लिक्ट, तो उसमें भी यही वाला आंसर आप लिखेंगे। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। चिनुआ अकीबी इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नावलिस्ट इन अफ्रीकन लिटरेचर, के अफ्रीकन लिटरेचर में इसे बहुत अहम नावलिस्ट माना जाता है। द बुक में हैव बीन रिटन एज अ स्टडी ऑफ ओकानकोस डिटीरियोरेशन इन करेक्टर बट इट इज़ समथिंग मोर देन अ स्टोरी। हो सकता है कि उसने जो है ना, जब चिनुआ अकीबी ने ये नावल लिखा था तो उसने इस जो कानको का करेक्टर है ना, इसको उसके बारे में काफ़ी उसके पास नॉलेज था और उसने उसको बयान कर दिया था। लेकिन अगर इसको डीपली स्टडी किया जाए तो ये एक प्रोटोगनिस्ट की स्टोरी के अलावा भी इसमें बहुत चीज़ें हैं, बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है। अकीबी शोज़ द सोशल एंड फैमिली रिचुअल्स। अकीबी क्या दिखाता है, वो एक फैमिली और एक फैमिली रिचुअल्स कहते हैं सेरेमनीज़ को या फिर रस्म व रवाज को। द मैरिज कस्टम्स, शादी में जो रस्में होती हैं। फूड प्रोडक्शन, उनके जो खाने की पैदावार है वो किस तरह से होती हैं। एंड प्रिपरेशन प्रोसेसेस, कि उनकी खुराक जो है वो किस तरह से तैयार होकर उन तक पहुँचती है। द शेयर लीडरशिप फॉर द कम्युनिटी, religious beliefs and practices, and the अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एवरी मैन टू क्लिम्ब अप द लेडर। लेडर कहते हैं सीढ़ी को, कि हर इंसान के पास जो मौके होते हैं ना ऊपर जाने के, हाई पोजीशन हासिल करने के, रेपुटेशन हासिल करने के। क्लैन सक्सेसेस, क्लैन कहते हैं कबीले को। थ्रू हिज ओन एफर्ट्स, अपनी जो जदोजहद के लिए हासिल की, इसके ज़रिए हासिल की जाती हैं। मतलब ओकानको की स्टोरी ही नहीं है ये, बल्कि इसमें हमें बहुत सी चीज़ें दिखाई गई हैं। वहाँ के सोशल लाइफ दिखाई गई है, वहाँ के रस्म व रवाज दिखाए गए हैं, वहाँ की शादी और उनके फूड प्रोडक्शन और प्रिपरेशन प्रोसेस के बारे में बताया गया है। उनके अकायद के बारे में, उनके मज़हब के बारे में, वो क्या क्या करते हैं वो बताया गया है। और किस तरह से एक इंसान जो है वो मेहनत करके जो है वो पावर्टी से जो है ना प्रॉस्पेरिटी की तरफ आता है। ये सारी चीज़ें जो हमें इस नावल में पढ़ने को मिलती हैं। He tells how these codes of tribal system and beliefs change when some outer force intruded। इंट्रूडेड का मतलब होता है ना लागू हो जाना, या दाखिल हो जाना, या कब्ज़ा कर लेना इन द सोसाइटी। वो हमें बताता है कि किस तरह से ट्राइबल सिस्टम में, कबायली निज़ाम में जो थे वो अकीदे जो थे वो चेंज हो गए थे जब बाहर की फोर्सेस ने आके, जब ब्रिटिश ने आके वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया था। द होल सोसाइटी बिकेम द सेंटर ऑफ द क्लैश ऑफ द टू कल्चर्स। पूरी जो सोसाइटी थी, पूरा जो मुआशरा था, उनके दरमियान दो कल्चर आ गए थे। उनके क्लैश जो था पाया जाता था। मतलब आधे लोग जो थे वो ओल्ड कल्चर को मानने वाले थे और आधे जो थे वो नए कल्चर में चले गए थे। In Things Fall Apart, Before and After Intergen, Akibi portrays the social, economic, political and religious life of the people living in African villages named Umofia। कि Things Fall Apart नावल में जो चिनुआ अकीबी है उसने वहाँ की सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, रिलीजियस लाइफ बताई है उन लोगों की जो अफ्रीका में रह रहे थे, उमाफिया नाम के गांव में रह रहे थे। कि वहाँ पे जो थे उनके अंग्रेज़ों के आने से पहले, ब्रिटिश के आने से पहले के क्या हालात थे और बाद में क्या हालात थे। मोबांटा एंड अदर स्मॉलर वंस, के इसमें जो है
वो माफिया के बारे में भी बताया गया, और मोबांटा जहाँ पे वो चला जाता है ना 7 साल के लिए, जब उसे गाँव से निकाला जाता है, एंड अदर स्मॉलर वंस। और इसके अलावा एक और विलेज का नाम हमने इसमें पढ़ा है जिसकी औरत को जो है ना वो मार दिया गया था। आगे देखिए, द पीपल ऑफ दीज विलेजेस लेट देयर लाइफ हैप्पीली विदाउट बिटरनेस ऑफ एनी सीरियस काइंड। अब ये जो लोग थे ना, ये अपनी ज़िंदगी बहुत खुशी बसर कर रहे थे, बगैर इनकी ज़िंदगी में कोई दुख परेशानी, बिटरनेस कहते हैं ना, कोई कड़वी चीज़ होना या कोई गलत चीज़ होना, ऑफ एनी सीरियस काइंड। दे वर कंटेंटेड विद व्हाट दे हैड। कंटेंटेड का मतलब होता है सेटिस्फाई होना, कि अब उनके पास जो कुछ भी था वो उसके साथ मुतमईन थे। देयर मेन ऑक्यूपेशन वॉज फार्मिंग। उनका जो मेन पेशा था वो फार्मिंग का था, खेती बाड़ी का था। ड्यूरिंग सोइंग एंड हार्वेस्ट सीजन दे वर्कड हार्ड इन देयर फील्ड्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। कि जब उनकी फसलों की कटाई होती थी या फिर बीज बोए जा रहे होते थे, तो वो सुबह से लेकर शाम तक फसलों में सख्त मेहनत करते थे। दे वर क्वाइट अनअवेयर ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट अराउंड देम। वो इस बात से बिल्कुल अनअवेयर थे, उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, बरसगीर में उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। दे डिड नॉट हैव नॉलेज ऑफ एडवांस टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग एंड मिलिट्री टेक्निक्स। उनके पास बिल्कुल भी इस चीज़ का नॉलेज नहीं था, यानी फार्मिंग की जो मॉडर्न टेक्निक्स होती हैं ना, यानी मेन जो वो मशीनरी का यूज़ हो गया या फिर मॉडर्न वो टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है फार्मिंग के लिए, उसके बारे में भी उनको कुछ नहीं था पता। और ना ही मिलिट्री टेक्निक्स कहते हैं, जो कि लड़ने के लिए जो मेन वो मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है, जैसे एटम बॉम्ब, इस तरह की चीज़ें, वो इन चीज़ों से भी बिल्कुल अनअवेयर थे। दे वर हॉस्पिटेबल बाई नेचर। हॉस्पिटेबल कहते हैं मेहमान नवाज को, यानी वो बहुत मेहमान नवाज थे। दे ऑलवेज गेव अ वार्म वेलकम टू देयर गेस्ट। वो अपने मेहमानों को हमेशा एक अच्छा सा वेलकम देते थे। दे ऑफर्ड दोज कोला नट्स एंड पाम वाइन टू ईट एंड ड्रिंक एंड रिजॉयस इन देयर कंपनी। यानी जब इनके यहाँ कोई मेहमान आता था ना, तो उनको कोला नट्स देते थे और पाम वाइन पेश करते थे खाने को और पीने को, और उनके साथ बहुत इंजॉय करते थे। वो बहुत अच्छे से मिलजुल के थे, बहुत अच्छे से उनके साथ बिहेव होता था उनका। दे लिव्ड इन कोऑपरेशन विद वन अनदर। वो एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते थे। फॉर एग्जाम्पल, ही स्टे एट मोबांटा फॉर 7 ईयर ऑफ एग्जाइल। मतलब जब वो कानको को 7 साल के लिए निकाल दिया गया था, तो जब वो मोबांटा में गया था, वो कानको गॉट फुल कोऑपरेशन फ्रॉम हिज मदर्स ब्रदर। तो उसे अपने मामू से मुकम्मल कोऑपरेशन मिला था। उचैंडू जो है ना, उसके मामू का ही नाम है, एंड हिज सन्स, कि उसके मामू ने भी और उसके बेटों ने भी जो था ना, उसके साथ बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया था। फेस्टिवल्स नॉट ओनली प्रोवाइडेड दैम द अपॉर्चुनिटी ऑफ ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड मैरी मेकिंग इन एन असेंबली। कि उनके जो फेस्टिवल्स हैं वो उनको सिर्फ खाने की, पीने की और खुशियाँ मनाने का मौका ही फ्राहम नहीं करते, बट ऑल्सो हेल्प आइबो पीपल टू डेवलप इंटीमेसी अमॉन्ग देम। बल्कि उनको एक दूसरे के मज़ीद करीब लेके आते हैं, एक दूसरे को जो है मज़ीद एक दूसरे में जो कुर्बत होती है ना, वो उनके पैदा होती है। एक दूसरे के कंपनी में बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। दे हैड अदर सोर्सेज ऑफ रिक्रिएशन। रिक्रिएशन भी इंटरटेनमेंट को कहते हैं, तफरी को कहते हैं। ऑल्सो उनके पास तफरी के और भी बहुत से सोर्सेज हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम वर रेसलर्स। कि उनके यहाँ जो वो रेसलिंग होती है ना, पहलवानों के मुकाबले जो होते हैं, वो बड़ा जो है ना जाना माना शौक़ है। आइबो पीपल वर फॉन्ड ऑफ सीइंग दीज मैचेस। और आइबो के जो लोग थे, उनको इस तरह के जो रेसलिंग के मैचेस होते हैं वो देखने का बड़ा शौक़ था। दे डांस्ड विद द बीट ऑफ ड्रम्स। वो जो ड्रम होता है, जो ढोल की बीट होती है ना, उस पर डांस करते थे। एंड रिजॉयस्ड इन द विक्ट्री ऑफ देयर फेवरेट रेसलर्स। और जब उनका जो फेवरेट पहलवान होता था, जब वो जीत जाता था, तो उसकी खुशी को मनाते थे, उसकी फतह को जो थे इंजॉय करते थे। दे वर फाउंड ऑफ टेलिंग फ़नी, इथिकल एंड एडवेंचरस स्टोरीज़ टू देयर चिल्ड्रन। अब इनके यहाँ एक और वो कस्टम था कि वो अपने बच्चों को फ़नी और मजहबी जो स्टोरीज़ होती हैं और एडवेंचरस किसी के सफ़र की जो स्टोरी होती है, एक्सप्लोरेशन की स्टोरी होती है, वो अपने बच्चों को सुनाते थे। सो फॉर एज देयर पोलिटिकल लाइफ इज़ कंसर्न। और जहाँ तक उनकी पोलिटिकल सियासी ज़िंदगी को देखा जाए, दे वर हैप्पी विद इट। वो उसके साथ भी खुश थे। देयर वाज अ काउंसिल ऑफ एल्डर्स कंसिस्टिंग ऑफ 9 ग्रेट मैन ऑफ द क्लैंस। उनके यहाँ क्या होता था कि यानी एक जो 9 कबीले होते हैं ना, उनमें से 9 लोगों का जो था वो एक 9 लोगों की, उनके हर कबीले का एक सरदार होता था, उसकी एक कौंसल बनी हुई होती थी टू डिसाइड ऑल द पॉलिटिकल इश्यूज़ इन अ डेमोक्रेटिक वे। कि जिसको वो सारे मिल के जो थे एक मीटिंग में बैठ के, एक पंचायत बैठा के जो थे ना वो फैसले किया करते थे। दे हैड नो किंग और गवर्नमेंट टू रूल ओवर देम। ना उनका कोई बादशाह था, ना कोई गवर्नमेंट थी जो कि उन पर हुक्मरानी करती थी। द पीपल बिलीव्ड इन द सुप्रीमेसी ऑफ वन गॉड होम दे कॉल्ड चुकुओ। कि वो एक खुदा की वहदानियत पे यकीन रखते थे, लेकिन उस खुदा का उन्होंने नाम रखा हुआ था चुकू।
दे हैड बिलीव इन मैनी स्पिरिट्स, उनको वो इसके अलावा बहुत सी स्पिरिट्स पे भी बिलीव करते थे, गॉड्स एंड गॉडेसेस, ओरेकल्स, इवल स्पिरिट्स, प्रीस्टहुड, मेडिसिन मैन एंड मैजिक असेस्टा। मतलब इस तरह के जो होते हैं ना वो वहम अवहाम के कुछ लोग जो वो जिनों को, परियों को मानते हैं, जादू पे यकीन रखते हैं, और इस तरह की चीज़ों पे भी उनके काफ़ी जो थे ना वो स्ट्रॉन्ग बिलीव थे। आगे देखिए, they were happy with their religious life in spite of certain tradition evils like throwing of infant twins, killing of innocent boy like Campania for others fault। लेकिन उसके हाँ जो थे ना कुछ उनके हाँ कुछ रिलीजियस लाइफ जो थी ना वो थोड़ी सी ज़रा बुरी कह लें जिसे थी, कि मतलब उनके यहाँ एक रिवाज था कि अगर किसी के यहाँ अगर जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो उसको जो था वो किसी ना वो खाई में फेंक देते थे, किसी जो होता है उनका ना उसे उनको मार दिया जाता था, उन बच्चों को अपशगुन समझा जाता था, बुरा शगुन समझते थे जुड़वा बच्चों की पैदाइश। थ्रोइंग ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम सीरियस इलनेस इनटू इवल फॉरेस्ट में उनको फेंक दिया जाता था, जो कि बहुत ज़्यादा लोग बीमार होते थे। टू रॉट एंड डाई एंड बर्निंग ऑफ बरियल बाय द क्लेंसमैन ऑफ द डेड बॉडीज ऑफ द मैन, कि इवल फॉरेस्ट में फेंक देते थे, वहीं पर उसकी जो डेड बॉडी होती थी वो जो थी ना वो गल सड़ जाती थी, उसको जो था ना उसका जो जनाजा होता था उस पर बैन कर दिया जाता था कि कबीले के लोग जो है ना वो उस डेड बॉडी का जनाजा नहीं पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। लाइक ओकानको हु हैपन टू कमिट सुसाइड इवन फॉर अ ग्रेट कॉज, जैसा कि हमने ओकानको के बारे में देखा है कि ओकानको ने जो था एक बहुत बड़ी वजह की वजह से सुसाइड की थी, क्योंकि उसको वो जो था अपने सोसाइटी में अपने कल्चर में चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। उसने अपनी पूरी सोसाइटी को, पूरे आइबो को बोला था कि मेरे साथ दे, हम इन मशीनरीज का मुकाबला करेंगे, लेकिन किसी ने भी उसका साथ नहीं था दिया, तो उसने जो था वो एंड पे सुसाइड कर ली थी। लेकिन उसका जो था वो बरियल नहीं किया गया था, उसको जनाजा नहीं किया गया था, क्योंकि उसने एक गलत मौत ली थी, क्योंकि वो इसको एक बुज़दिली की निशानी समझा जाता है ना खुदकुशी को। आगे देखिए, क्लैश ऑफ कल्चर्स डेवलप्ड। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारा कन्फ्लिक्ट। अब तक तो हमने कल्चर के बारे में पढ़ा, उनकी ट्रेडिशनल लाइफ के बारे में पढ़ा है, अब क्लैश स्टार्ट होता है, कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। क्लैश ऑफ कल्चर्स डेवलप्ड व्हेन एक्सटर्नल फोर्सेस स्टेप्ड इनटू द आइबो विलेजेस एंड बिगेन टू क्रिएट हैवक इन देयर हैप्पी लाइफ एज डिस्क्राइब्ड अबव द डिफरेंट फेजेस। अब उनकी जो हमने जितनी भी लाइफ के बारे में पढ़ा है, आइबो विलेज के बारे में पढ़ा है, उनकी ज़िंदगी में जो था एक नया जो रुख आना शुरू हुआ वो मिशनरीज़ के बाद आना शुरू हुआ था। एट फर्स्ट द मिशनरीज अपीयर, जब पहली दफ़ा मिशनरीज़ वहाँ पे अपीयर होते हैं, आते हैं, एंटर हो जाते हैं। दे बिल्ड देयर चर्चेज इन डिफरेंट विलेजेस, उन्होंने अपने मुख्तलिफ गाँवों में अपने चर्च बना लिए। They propagated the gospel of Christianity and attracted a huge number of Ibo people to their religion। मतलब वो लोग जो थे क्रिश्चियनिटी के मानने वाले थे, ईसाईयत के मानने वाले थे, और उन्होंने अपने मज़हब की तरफ बहुत से लोगों को अट्रैक्ट कर लिया था, अपना जो था अपने मज़हब में जो था वो ले गए थे उन्हें। द नंबर ऑफ़ कन्वर्ट्स उन्हें कहते हैं ना जो कि एक मज़हब से दूसरे मज़हब में चले जाते हैं। वेंट ऑन इंक्रीजिंग डे बाय डे, कि जो कन्वर्ट थे वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। दस द मिशनरी फैक्टर वाज सक्सेसफुल इन डिवाइडिंग एंड द प्रिमिटिव पीपल अमॉन्ग देमसेल्व्स, के मतलब मिशनरी जो फैक्टर थे वो अपने काम में, अपने मकसद में कामयाब होते नज़र आ रहे थे। द कन्वर्ट्स टर्न बिटर एनिमीज टू देयर ब्रदर्स, के जो कन्वर्ट्स थे जो अपने मज़हब को छोड़ जाते थे वो अपने सगे भाइयों के दुश्मन बनते जा रहे थे। मिस्टर स्मिथ जो है ये भी एक मिशनरी है। मिस्टर स्मिथ स्ट्रिक्टनेस एडिड मच टू द बिटरनेस बिटवीन कन्वर्ट्स एंड नॉन कन्वर्ट्स। अब मिस्टर स्मिथ जो था ना वो बहुत स्ट्रिक्ट किस्म का पर्सन था, और वो जो था ना उसका जो बिहेवियर था वो बहुत ज़्यादा हार्श होता था उन लोगों की तरफ जो कि नॉन कन्वर्ट्स होते थे, मतलब उनके रिलीजन को फॉलो नहीं करते थे या उनकी बात को नहीं मानते थे। His policies turned the upside down and disturbed the peaceful life of the native people, कि उसकी जो पॉलिसीज़ थी, उसके जो रूल्स थे ना, उसने हर चीज़ को डिस्टर्ब कर दिया था, सारा उनका माहौल ख़राब कर दिया था, जो कि पुरसुकून ज़िंदगी बसर कर रहे थे उसको बहुत ज़्यादा इसने इफेक्ट किया था। ही saw things black and white, called Ibo people the sons of darkness। वो चीज़ों को में बड़ा फ़र्क रखता था, गोरों में और कालों में बड़ा फ़र्क रखता था, और आइबो के लोगों को जो था ना सन्स ऑफ डार्कनेस कहता था, कि मतलब तुम अंधेरों के बेटे हो, क्योंकि वो अफ्रीकन पीपल के कलर ब्लैक होते हैं ना। बिलीव्ड इन स्लैंग द प्रॉफिट्स ऑफ Ibo people, ये लाइन स्किप कर दें चाहे। ही क्रिटिसाइज द पॉलिसीज ऑफ मिस्टर ब्राउन who worked with the true spirit of Christianity without harming anyone। मतलब एक और वहाँ पे मिशनरी था जो कि वर्क कर रहा था, मिस्टर ब्राउन जिसका नाम था, तो वो उसकी पॉलिसीज़ पे, उसके वर्क पे क्रिटिसाइज़ करता था, तंज करता था, कि हालांकि मिस्टर ब्राउन जो था वो एक अच्छा आदमी था, एक अच्छा जो था ना वो लीडर था, और वो अपनी क्रिश्चियनिटी के स्पिरिट पे काम करता था, लेकिन बिल्कुल ऐसे करता था कि किसी भी पर्सन को, किसी भी इंसान को नुकसान ना पहुँचे।
However, the missionaries by themselves failed to destroy Ibo culture. लेकिन ये था कि मिशनरीज जो थे ना वो खुद तो आइबो कल्चर को शायद इतना तबाह नहीं कर सके थे. द रियल प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन बिगेन व्हेन colonial power set up its गवर्नमेंट. लेकिन असल जो तबाही का जो दौरानिया था ना, तबाही का जो पीरियड था उस वक्त स्टार्ट हुआ था जब उन्होंने अपनी एक गवर्नमेंट कायम कर ली थी. कोर्ट्स ऑफ जस्टिस, अपनी अदालतें बना ली थी, प्रिजन्स कैद खाने बना लिए थे, एंड एजेंसीज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, और अपने जो थे कदम और मजबूत कर लिए थे तजारत और कामर्स के ज़रिए. द गवर्नमेंट बिगेन टू इन्फोर्स इट्स लॉ. जब उनकी गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने कानून उन पर लागू करना शुरू कर दिए. आइबो पीपल हु डिड नॉट अबाइड बाय द वाइट मैंस लॉ वर थ्रोन बिहाइंड द बार्स. मतलब आइबो के जो लोग जो उनकी बात नहीं मानते थे या उनके कानून की जो थे को ओबे नहीं करते थे, फॉलो नहीं करते थे, उनको कैद में डाल दिया जाता था, अरेस्ट कर लिया जाता था, प्रिजन में डाल दिया जाता था. इवन द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ एल्डर्स वर नॉट स्पेयर्ड. यहाँ तक कि जो कि उनके काउंसिल के मेंबर्स होते थे, जो लीडर्स उनके कहलाते थे उनके क्लैंस के, उनको भी नहीं बख्शा जा रहा था, उनको भी कैद में डाल दिया जाता था. दे वर इंसल्टेड, बीटन एंड टॉर्चर्ड. उनकी इंसल्ट की जाती थी, उनको मारा जाता था, उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था. ट्रेडिशनली अमॉन्ग द अफ्रीकन पेरेंट्स और द मैच मेकर्स. लेकिन ट्रेडिशनली देखा जाए तो जो अफ्रीकन के जो पेरेंट्स हैं ना वो मैच मेकर का भी नाम लेते हैं बिटवीन देयर डॉटर्स एंड वुड बी हस्बैंड. के जो जैसे हर पेरेंट्स होते हैं ना कि अपने माँ वो बेटियों के लिए या अपने बेटों के लिए रिश्तों का सोचते हैं. अमॉन्ग द आइबो इट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ द पेरेंट्स टू हैव अ फाइनल वर्ड अबाउट द मैरिज ऑफ देयर सन और डॉटर. लेकिन यहाँ पे जो था ना शादी का निज़ाम थोड़ा मुख्तलिफ था. डोरी कहते हैं जहेज़ को, रीपेड अकॉर्डिंग टू द ब्यूटी ऑफ द गर्ल. जहेज़ जो था ना वो दुल्हन की खूबसूरती को देख के दिया जाता था, उसकी कीमत रखी जाती थी उसकी खूबसूरती के लिहाज से. The position of her parents in the society and according to the ability and the social standing of the father of the फाइनेंस. यानी उनके जो थे ना वो पहले तो वो उसकी लड़की की ब्यूटी को देखते थे, फिर उसके अलावा उसके पेरेंट्स का जो उसकी उनके फाइनेंशियल स्टेटस होता था या फिर उनकी जो माशरे में वो ऑनर या एबिलिटी होती थी ना उसके अकॉर्डिंग भी जो था ना वो शादियाँ की जाती थी. मतलब स्टेटस जो था ना वो मेन उनकी डिमांड हुआ करती थी. अमॉन्ग द मोफियंस द बर्थ ऑफ ट्विंस इज़ रिगार्डेड एज एन एनेथमा. एनेथमा कहते हैं अपशगुन को, कि मोफियन के दरमियान जुड़वा बच्चों का पैदा होना एक अपशगुन समझा जाता था, बुरा शगुन समझा जाता था. मैंने प्रेग्नेंट वुमेन गिव्स बर्थ टू अ सेट ऑफ ट्विंस और ट्रिपलेट्स. मतलब जब कोई हामला औरत 2 या 3 बच्चों को जन्म देती थी, द पीपल बिलीव डैट गॉड्स हैव सेंट ओमिनस थिंग्स टू दैम. वो समझते थे कि खुदा ने हमारी तरफ कोई बुरी चीज़ भेज दी है. देयर फॉर द ट्विंस और द ट्रिपलेट्स आर यूजुअली थ्रोन अवे इन टू द इवल फॉरेस्ट. और उनके जो वो जुड़वा या ट्रिपल जो बच्चे होते थे उनको इवल फॉरेस्ट में फेंक दिया जाता था. वेयर ऑल इवल थिंग्स आर फाउंड. जहाँ उनका ये मानना था कि जितनी भी इवल चीज़ें होती हैं ना, बुरी चीज़ें होती हैं, वो इस जो है ना घने जंगल में फेंक दी जाती हैं. तो वो उन बच्चों को भी जो जुड़वा होते थे या ट्रिपलेट्स होते थे उनको वहाँ फेंक देते थे. बिफोर द इंटर्जन ऑफ वेस्टर्न फोर्सेस द नेटिव्स वर नॉट अवेयर ऑफ द टर्म लाइक करप्शन. लेकिन ये था कि जब तक वहाँ पे ब्रिटिश ने आके कब्ज़ा नहीं किया था, वेस्टर्न फोर्सेस वहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, वहाँ के जो लोग थे वो करप्शन नाम के वर्ड से बिल्कुल अनअवेयर थे. उन्हें करप्शन का बिल्कुल पता ही नहीं था. एट वन ओकेजन व्हेन द चर्च बिल्ट बाय द मिशनरीज वाज डैश्ड और टू ग्राउंड 50 बैग्स ऑफ कोरीज वेंट टू शेयर. ये पैराग्राफ आप स्किप कर दें, ये आपने नहीं करना. एट वन से लेकर डिस्ट्रॉइंग द चर्च तक इसको स्किप कर दें. आगे कंक्लूजन पे आ जाए. टू कंक्लूड वी कैन राइटली से डैट द नावल थिंग्स फॉल अपार्ट इज़ रियली समथिंग मोर दैन द स्टोरी ऑफ ओकानको. तो हम इस बात का कंक्लूड ये कर सकते हैं कि जो नावल थिंग्स फॉल अपार्ट है ये सिर्फ ओकानको की स्टोरी ही नहीं है, बल्कि इसमें हमें बहुत सी चीज़ें, बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलती है. ये कंप्लीट सोशल डॉक्यूमेंट है वहाँ की लाइफ का. इट टेल्स द क्लैश बिटवीन 2 कल्चर्स. ये हमें 2 कल्चर्स के दरमियान के क्लैश के बारे में बताता है. एंड राइसेस अबाउट द फैक्ट दैट हाउ वेस्टर्न पावर्स चेंज and intruded into the beliefs, custom, lifestyle, ethics, codes, conducts, rules and regulation of the colonized society in Africa. कि किस तरह से ब्रिटिश ने आके अफ्रीका की जो आइबो कल्चर था, एक जो वो एक पुरअमन जो लोग थे, एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, उनके कल्चर को किस तरह से तबाह कर दिया था, उनके अकायद को कैसे चेंज कर दिया था, उनके लाइफ स्टाइल को, उनके मजहबी अकायद को, हर चीज़ पे किस तरह से वो आके काबिज़ हो गए थे. उन्होंने अपने रूल्स रेगुलेशन बना लिए थे, अपनी गवर्नमेंट कायम कर ली थी, अपने प्रिजन और अपने कैद खाने बना लिए थे. और जो उनकी बातों को फॉलो नहीं था करता, उनकी फर्माबरदारी नहीं था करता, उनको वो जेल में डाल देते थे, चाहे वो कोई आम बंदा है, चाहे कोई उनका कबीले का सरदार है. आई होप सो कि आपको इस लेक्चर के अच्छे से समझ आ गई. अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें. अल्लाह हाफ़िज़.